Welcome to Rajnikant English Tutorials. It's me Rajnikant Tiwari. I have uploaded 3 parts of the first lesson of English prose of 12th class UP board, A Girl with the Basket, and now I am going to upload the 4th and concluding part of this lesson. Let's start. I bought one tiny basket for few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely shaving basket for a rupee, a few fans for an anna or two a piece. मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने में खरीदा, दूसरी फल रखने वाली टोकरी को थोड़ा ज़्यादा कीमत पे खरीदा, एक सुंदर सी वेस्ट पेपर बास्केट 1 रुपए में खरीदा, एक प्यारी सी सुई सिलाई का सामान रखने वाली बास्केट को 1 रुपए में खरीदा, कुछ एक पंखे 1 या 2 आने प्रति के हिसाब से खरीदा. My arms were filled and I had not spent 50 cents. मेरी बाहें तो भर गई थीं और मैंने 30 सेंट भी नहीं खर्चे थे. विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि खरीदारी से उनकी बाहें तो भर गई थीं, लेकिन उन्होंने 30 सेंट भी नहीं खर्चे थे. The children passed in shouting their wares. अपने सामान के बारे में आवाज़ लगाते हुए बच्चे अंदर आ गए थे. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. मेरी हालत तो एक कैदी जैसी हो गई थी, चारों तरफ से पूरी तरह घिरा हुआ, और हिलडुल पाने में भी मैं अक्षम हो गया था. ऐसा विलियम सी डगलस का कहना है. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 in front of me. सबसे परिश्रमी और तर्क देने वाली आक्रामक फेरी वाली एक सुंदर सी 9 साल की कन्या थी जो ठीक मेरे सामने थी. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and half for it, or about 30 cents. उसके एक बड़ी प्यारी सी हैंडल वाली टोकरी थी और वो उसके लिए 1.5 रुपए चाहती थी अथवा 30 सेंट चाहती थी. She was an earnest pleader. वह बहुत ही गंभीर तर्क देने वाली बालिका थी. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. वह इस प्रकार की ध्वनियों में तर्क देती थी और अनुरोध करती थी जिससे किसी का भी हृदय परिवर्तन होना स्वाभाविक था. My arms were full. I had no room, let alone any need for another basket. मेरी बाहें भरी थीं, मेरे पास स्थान भी नहीं था और न ही किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता. Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into the right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. मैंने अपने टोकरियों और पंखों को अपनी बाएं हाथ पे व्यवस्थित किया और अपना हाथ अपनी दाहिने कोट की पॉकेट में डाला और मुट्ठी भर चेंज निकाला.
चेंज माने खुदरे पैसे, शायद कुल मिला जुला के 15 सेंट, जिसे मैंने उस टोकरी में रख दिया जो उस लड़की ने मेरे सामने ऐश्वर्य के साथ पकड़ा था। I tried to explain that I couldn't buy the basket but extended the gratuity as a substitute. मैंने ये समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता था, लेकिन विकल्प के एक रूप में मैंने धन दान बढ़ाया। I realized at once what offense I had given. मुझे तुरंत ही महसूस हुआ कि मैंने कौन सी गलती कर दी थी, कौन सी आक्रामकता दिखा दी थी। The child of 9, dressed in rags, on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. 9 साल की बच्ची जो कि गंदे कपड़ों में थी, भूखमरी के कगार पर थी, उसने अपनी ठुड्डी उठाई, अपना चेहरा उठाया, टोकरी में हाथ डाला और एक महिला के वैभव और गर्व के साथ मुझे धन वापस कर दिया। There was only one thing I could do. अब एक ही चीज थी जो मैं कर सकता था। I bought the basket. मैंने टोकरी को खरीद लिया। She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. मैंने टोकरी खरीद लिया। उसने अपने आंखों को पोंछा, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे भागी और किसी घास के झोपड़े की ओर आगे बढ़ी, जो घास का झोपड़ा उस रात कम से कम 30 सेंट रखता। I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. ये कहानी मिस्टर डगलस ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। डगलस ने प्रधानमंत्री नेहरू से कहा कि यह भी एक कारण है कि उन्हें भारत से प्रेम हो गया। The people I saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. मिस्टर सी डगलस का कहना है कि उन्होंने भारत में जिन लोगों को देखा, चाहे वो गांव में रहते हों, साथ ही साथ चाहे वे ऊंचे पदों पर आसीन हों, दोनों होता है इनमें प्राइड, सेल्फ प्राइड। प्राइड का मतलब आत्मसम्मान से है, स्वाभिमान से है, और सौंदर्य की जीवंत भावना, सौंदर्य और नागरिकता की जीवंत भावना दोनों में होती है।
तो विलियम सी डगलस का कहना है कि उन्होंने भारत में जिन लोगों को देखा, चाहे वो गांव के रहे हों, चाहे ऊंचे पदों पर रहे हों, उनमें दोनों चीज होती है, सौंदर्य और नागरिकता की जीवंत भावना और आत्मसम्मान। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनमें आजादी का जज्बा भी होता है, उनमें स्वतंत्रता की ललक भी होती है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of warm soul of India. इस सुंदर कन्या ने, जो कि गंदगी के वातावरण में पैदा हुई, जो कि गंदगी और गरीबी के वातावरण में पैदा हुई, व्याकरण और तौर तरीकों में अशिक्षित, ने मुझे भारत के गर्म आत्मा की एक झलक दिखा दी।